हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ माइंडनॉलेजी। आज अपने माइंडनॉलेजी के चैनल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा जी, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जिसके बारे में ऑफ कोर्स आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे और आपने कहीं ना कहीं से इनके सिम्टम्स, इनके कॉजेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी हो और शायद ही आपको इंटरनेट से वो इन्फॉर्मेशन मिली हो। लेकिन उस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एपिलेप्सी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन में हम एपिलेप्सी किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद उसके थोड़े से ब्रीफ से कॉजेज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके सिम्टम्स की तरफ जाएंगे और लास्ट में हम उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि शायद ही आपको पता हो। तो चलते हैं हम एपिलेप्सी की डेफिनेशन की तरफ कि एपिलेप्सी असल में होता क्या है। सो एपिलेप्सी एक ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी है। एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेड सीजर्स होते हैं उस पेशेंट को जो कि एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा होता है। अब सीजर्स क्या होते हैं? सीजर्स का मतलब ये होता है कि एक सडन आपकी बॉडी में एक नेगेटिव चेंज आ जाता है, आपके बिहेवियर में एक सडन एक रैपिड चेंज आ जाता है। और वो चेंज किस वजह से होता है? वो चेंज आपके ब्रेन के जो फंक्शन होता है, आपका जो एक न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है जो कि कॉन्टिन्यूस रिदम से चल रहा होता है, जब उसमें कुछ सडन इम्बैलेंस आता है, उस इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और वो जो चेंजेस होते हैं वो इतने सिवियर होते हैं कि वो पेशेंट समटाइम अनकॉन्शियस में चला जाता है और बहुत सिवियर किस्म के पेशेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो इंडिविजुअल को सफ़र करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग चल रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। कुछ हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में हमारे कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारी थ्रू आउट द बॉडी मूव कर रहे होते हैं और ये पूरा फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस रिदम से चल रहा होता है। अब सीजर जो है, जो कि एपिलेप्सी का सीजर होता है, वो तब अकर होता है जब वो एक कॉन्टिन्यूस रिदम डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जब वो इम्बैलेंस का शिकार होता है। जैसे ही वो इम्बैलेंस का शिकार होता है, वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है और बहुत जल्द ही वो ओवर हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है और उसके बाद वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। अब जिस टाइम वो इम्बैलेंस हो रहा है उस टाइम पे वो जो ड्यूरेशन होता है उसको हम एपिलेप्टिक सीजर्स का नाम देते हैं। और वो सीजर जो है उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो चले मैं आपको वो सिम्टम्स बताने जा रही हूँ कि जब एपिलेप्सी के दौरान आपको सीजर होता है तो सीजर के दौरान आपको किस किस्म के सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं। सिम्टम्स जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वेरी कर सकते हैं, लेकिन समहाउ जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं तो कुछ जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली ज़्यादातर लोगों में कॉमन होते हैं। स्टेयरिंग होती है, इंडिविजुअल ज़्यादा स्टेयर करने लगता है, उसकी आइज़ अगर आप देखें तो गूगल आइज़ हो जाती हैं और वो स्टेयर करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जर्की मूवमेंट्स होती हैं, उनकी जो आर्म्स होते हैं या लेग्स होते हैं वो मुसलसल जर्किंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी होता है, मतलब उनकी पूरी बॉडी जो है या कुछ पार्ट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। कॉन्शियस जो है वो उसमें लॉस आ सकता है, अनकॉन्शियस हो सकते हैं वो लोग। इसके अलावा ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस उनकी रुक सकती है। साथ ही साथ जो फॉलिंग सडनली हो सकता है, मतलब वो अचानक से गिर सकते हैं और वो जो अचानक से गिरना होता है वो ऑफ कोर्स अगर किसी ख़तरनाक जगह पे खड़े हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज का बाइस बन सकता है। इसके अलावा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, नॉइज़ के हवाले से कोई उनको बुला रहा है, कोई उनसे बात करना चाह रहा है तो वहाँ पे उनका बिल्कुल रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे पा रहे होते। कंफ्यूज नज़र आते हैं। इसके अलावा उनका जो हेड होता है, हेड मुसलसल वो रैपिडली अपने हेड को मूव कर रहे होते हैं, नोडिंग कर रहे होते हैं और यूजुअली उस टाइम उनकी बिल्कुल जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है। और साथ ही साथ उनकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रही होती हैं और ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ का प्रॉब्लम भी साथ में हो जाता है। तो ये सारे वो सिम्टम्स थे जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को जब उनको सीजर पड़ता है तो उस टाइम वो ये सारे सिम्टम्स फेस कर रहे होते हैं।
तो ये तो थे हमारे पास सिम्टम्स एपिलेप्सी के, जो कि यूजुअली पेशेंट्स को सफ़र करने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं ब्रीफ से एपिलेप्सी के कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ भी हम ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक पे आज मैंने फोकस देना है वो कुछ और है। तो यहाँ पे अगर हम कॉजेज़ की तरफ देखें तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, एक ब्रेन का डिजीज़ होता है, जिसमें आपके ब्रेन के जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, और उसी की वजह से एपिलेप्सी अगर हो सकती है। तो वो ऑफ कोर्स अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन इंडिविजुअल को है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रोक हो सकता है, इसके अलावा हेड इंजरी हो सकती है। किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी कंडीशन में अगर हेड इंजरी है तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बेसिस हो सकते हैं। अगर जेनेटिक कोई कॉज है तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। डिफेक्ट इन ब्रेन डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आपकी जिस तरीके से आपकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, लेकिन अगर आपके ब्रेन के कुछ एरियाज अंडर डेवलप रह जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से ये रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन डैमेज फ्रॉम पेरीनेटल एंड प्रीनेटल कॉजेस। इसके अलावा ये भी ऑफ कोर्स अगर डेवलपमेंट के दौरान अगर किसी भी किस्म का ब्रेन डैमेज अगर हो जाता है, या फिर इसके अलावा अननोन बेशुमार किस्म के कॉजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन कॉजेज ये थी। इसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं जो कि अननोन हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसके बारे में फिर इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अच्छा जी, तो कॉजेज में ज़्यादा ब्रीफ जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ज़्यादा तफसील से इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जिस टॉपिक के लिए स्पेशली मैंने ये एपिलेप्सी की वीडियो बनाई है। वो एपिलेप्सी जो कि एक फिजिकल कॉज की वजह से हो सकता है, जिसका एक मेडिकल रीज़न होता है और जिसको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो ये सारी चीज़ें थी। अब जो एपिलेप्सी होती है समटाइम्स वो किसी भी साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जब हम साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल का जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। उसको उसके ब्रेन में किसी भी किस्म का फिजिकल कोई डैमेज नहीं होता, कोई ट्यूमर नहीं होता, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन नहीं होता। यहाँ पे समटाइम्स एपिलेप्सी के रीजंस जो है वो किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की वजह से हो सकते हैं। ये चीज़ें ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एपिलेप्सी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है और मेडिकल भी हो सकती है। अब अगर हम साइकोलॉजिकल एपिलेप्सी की तरफ देखें तो साइकोलॉजिकल एपिलेप्सी को साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे भी जो एक एपिलेप्सी जो कि एक मेडिकल कॉज है, बिल्कुल उसी की तरह साइकोलॉजिकल एपिलेप्सी में भी सीजर्स पड़ते हैं। सीजर जो है वो एपिलेप्सी का मेन कंपोनेंट है। एपिलेप्सी जो एक मेडिकल रीज़न है वहाँ पे भी सीजर्स होते हैं। यहाँ पे जब हम साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक की बात कर रहे हैं, मतलब नॉन एपिलेप्टिक ये एपिलेप्सी होती नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बिल्कुल एपिलेप्सी की तरह सीजर्स जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाले सीजर्स जो हैं जो साइकोलॉजिकल हैं, तो वो उस मेडिकल या फिजिकल सीजर से किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है तो वो यही है। ये चीज़ें मुश्किल है कि आपको कहीं और से ये इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं स्पेशली इंटरनेट की बात कर रही हूँ। इंटरनेट पे आप देखें तो मुश्किल ही है कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे आपको मैं एक डिफरेंस करना सिखा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक ये बात बता देती हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो आपको मैं हेल्प करा रही हूँ कि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि अगर किसी को भी एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो आप आसानी से बता सकेंगे कि ये जो एपिलेप्टिक सिम्टम्स हैं तो ये साइकोलॉजिकल है या फिर ये मेडिकल कॉज है। लेकिन आपको ये भी मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो के बेसिस पे कभी भी किसी को डायग्नोस नहीं करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जनरल इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप किसी में भी इस किस्म के सिम्टम्स देखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के हवाले से डॉक्टर का चेकअप उस इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो चलते हैं हम अपने उस टॉपिक की तरफ। अब साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स क्या होते हैं? साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स जो हैं ये बिल्कुल एपिलेप्टिक सीजर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये एपिलेप्सी नहीं कहलाते, क्योंकि उसके बिहाइंड जो रीज़न होता है वो चेंज होता है। उसका जो कॉज होता है वो कुछ और होता है। वो कॉज फिजिकल कॉज नहीं होता, वो न्यूरोलॉजिकल कॉज नहीं होता, बल्कि कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर होता है। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जब एपिलेप्टिक सीजर अकर होता है तो साइकोलॉजिकल और नॉन साइकोलॉजिकल में क्या डिफरेंस हो सकता है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब एक इंडिविजुअल को सीजर पड़ता है तो वो अचानक से गिर सकता है। गिरना मतलब जब उसको सीजर पड़ेगा वो गिरेगा। अब उसके गिरने में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो साइकोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल नहीं है?
वो इंडिविजुअल्स जिनको रियलिटी में एपिलेप्सी है, जिनको मेडिकल कॉज की वजह से एपिलेप्सी है, उनकी गिरने की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीज़र के पेशेंट्स जो हैं, जो कि साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से उनको ये सीजर्स पड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लोली करके गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका ब्रेन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई डिफेक्ट उसमें फिजिकल डिफेक्ट नहीं होता। उनकी जो गिरने की स्पीड होती है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एपिलेप्टिक पेशेंट्स। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसके बाद जब आप पॉइंट नंबर 2 की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि जो एपिलेप्सी का पेशेंट जिस वक्त उसको सीज़र पड़ रहा है, जब वो गिरेगा वो किसी भी जगह पे गिर सकता है। वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, उसको सीज़र पड़ा है, वो अचानक से सीढ़ियों पे गिर सकता है। वो किसी हाइट पे खड़ा है, वो गिर सकता है। वो किसी सोफ़ा बेड में बैठा हुआ है, वो गिर सकता है। मतलब यहाँ पे सिचुएशंस जो है वो ये नहीं होता कि अगर वो सोफ़ा पे बैठा है तो वो गिर सकता है। वो किसी भी सिचुएशन में, इवन वो सिचुएशन उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, लेकिन जब उसको सीजर पड़ेगा वो बिल्कुल कंट्रोल लॉस कर देगा अपनी बॉडी के ऊपर। वो बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर वहाँ पे इवन अगर उसकी जान भी जा सकती है तो उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं होता, वो किसी भी कंडीशन में गिर सकता है। जबकि हम साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजिकल वाले जो होते हैं वो इस लिहाज से थोड़ा सा, अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो जानबूझ के करते हैं, बिल्कुल जानबूझ के नहीं करते। बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंडिविजुअल खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये भी ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। और ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपीज़ और मुख्तलिफ किस्म की जो थेरेपीज़ होती हैं, इन इंडिविजुअल्स को भी उनकी ज़रूरत होती है। अंडरलाइंग कॉज को फाइंड आउट करना यहाँ पर भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो यूजुअली बहुत कम इस बात के चांसेस होते हैं कि वो अगर बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पे हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, अगर वो वहाँ से गिर जाते हैं तो बहुत कम इस बात के चांसेस होते हैं कि जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं वो वहाँ पे उनको सीज़र पड़ सकता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, जब उनको सीज़र पड़ता है वो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। तो उनका वो जो बेहोशी का ड्यूरेशन होता है एपिलेप्टिक पेशेंट्स का वो कम होता है, वो चंद सेकंड्स हो सकता है और वो बहुत जल्दी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल वालों में ज़्यादातर इस बात के चांसेस होते हैं कि जब उनको सीजर्स पड़ते हैं या उनको फिट्स पड़ते हैं तो यहाँ पर जब वो अनकॉन्शियस में जाते हैं तो उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, वो चंद मिनटों तक या इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम के हवाले से ड्यूरेशन को भी आपने देखना होता है। एपिलेप्टिक पेशेंट्स का ड्यूरेशन जो है वो चंद सेकंड्स का, वो बहुत कम होता है, जबकि इवन मिनटों में भी चला जाता है। अब आपने इस बेसिस पे किसी इंडिविजुअल को डायग्नोज नहीं करना, ना ही किसी को ऑलर ट्रीटमेंट देनी है। आपने ऑफकोर्स डॉक्टर से पहले ज़रूर उसका चेकअप करवाना है। तो यहाँ पे जो है वो ड्यूरेशन भी उनका चेंज होता है। साइकोलॉजिकल का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और जो फिजिकल जिनकी प्रॉब्लम होती है एपिलेप्सी की, उनका ड्यूरेशन कम होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 ये है कि हर पेशेंट में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी में हो सकती है कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह से फोम निकल रहा होता है, जाग उनकी मुंह से निकल रही होती है। आपने यूजुअली देखा भी होगा। जबकि जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं तो ये माउथ फोमिंग वाली चीज़ उनमें नहीं होती। साइकोलॉजिकल पेशेंट्स में माउथ फोमिंग वाली बात नहीं होती, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल के माउथ फोमिंग नहीं हो रही तो आप उसको साइकोलॉजिकल कह दें और उनकी फिजिकल ट्रीटमेंट को रोक दें या खुद से किसी भी किस्म की गलत डायग्नोसिस दे दें। तो ये वीडियो सिर्फ आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए थी, यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी में ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप अच्छे तरीके से खुद से उनको असेस करें और उसके बाद आप किसी भी साइकाट्रिस्ट या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि क्या आपको जो लग रहा है क्या वो रियल है या नहीं है। इस बेसिस पे आपने कभी भी खुद से किसी इंडिविजुअल को ना डायग्नोस करना है, ना ही असेस करना है, ना ही किसी किस्म की मेडिकेशन या साइकोथेरेपी प्रिस्क्राइब करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं एपिलेप्सी के हवाले से या किसी भी और टॉपिक के हवाले से और मैं वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।